हेलो दोस्तों, तो आज से हमारा जो है इस चैनल पे हम लोग टारगेट करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं किसका, जेटेट का क्लास। इस चैनल पे आपको लगभग सभी सब्जेक्ट का जेटेट का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि जेटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर होने वाला है कि इस चैनल से जुड़ के और एक कहीं ना कहीं एक अनुभवी टीचर्स से, जैसे कि अगर मैं खुद का बात करूं तो मैंने इसी साल 2026 में ही सीटेट क्लियर किया है विद द मार्क्स ऑफ, मैंने दोनों पेपर क्लियर किया हुआ, पेपर 1 एंड आपका जो है पेपर 2, 1 एंड 2 दोनों मैंने क्लियर किया हुआ है। इसमें मेरा 128 मार्क्स था एंड इसमें 112 मार्क्स था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने खुद ने निकाला हुआ है एंड इसलिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एंड ये मैंने इसलिए बताया, इसका वैसे कोई ख़ास मतलब नहीं है, बस इसलिए बताया ताकि एक ट्रस्ट फैक्टर जुड़ सके। और वैसे भी मैं बहुत दिन से ही पढ़ा रहा हूँ, लगभग 12th क्लास के बाद से मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो लगभग आप अगर बात कीजिएगा जैसे ऑफलाइन कोचिंग में, तो कहीं ना कहीं 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है। तो जो कि आपको ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आपका एक ट्रस्ट फैक्टर मेरे साथ जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज क्योंकि इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन सब का उतना कुछ खास मतलब बनता नहीं है। बाकी आप धीरे धीरे अगर आपको पसंद आएगा, जो कि आई थिंक क्या मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि वो आएगा ही। मेरा टीचिंग स्टाइल जैसा भी है वो आपको पसंद आने ही वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अच्छा मैं बता देता हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा, ठीक है। वैसे तो इस चैनल पे सभी फैकल्टी हैं जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा जो कोर रहेगा वो मैं पढ़ाऊँगा आपका मैथ एंड सीडीपी। क्योंकि इससे पहले जो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, इसमें सीडीपी मेरा 30 आउट ऑफ 30 इन बोथ पेपर, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मेरा सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 था। तो आप ये फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक अच्छी पकड़ है मेरा सीडीपी में। और मैथ्स का तो बैकग्राउंड ही मेरा मैथ्स है, फिजिक्स है, तो इसमें भी एक अच्छी पकड़ है। नहीं, इसमें भी मैं ठीक ठाक तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ और आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करवा सकता हूँ। इसलिए इस चैनल पे हम लोग आज लेकर आए हैं। तो चलिए आज तो पहले से ये जो क्लास है वो मैथ्स का है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो जेटेट का मैथ्स में सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास। अगर ये है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये बात क्लियर होना चाहिए और हमको पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपना सिलेबस क्या क्या है, क्या हमको कवर करना है, ठीक है। तो चलिए मैं सिलेबस लिखवा देता हूँ। सिलेबस में आपका क्या क्या है, चलिए मैं वो आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेबस में अगर आपका देखें जेटेट का सिलेबस का आपका फर्स्ट है एक जियोमेट्री आएगा आपका। अच्छा ये जो है ना पेपर 1 का लिखवा रहा हूँ। एंड इस चैनल पे आपका दोनों पेपर यानी पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 किसको बोलते हैं, पेपर 1 उसको बोलते हैं जिसमें कि आपका क्लास 1 to 5 के लिए प्राइमरी टीचर जो बनते हैं वो पेपर 1 के लिए होता है, ठीक है। सॉरी, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 जो होता है आपका वो होता है 6 to 8। इन दोनों पेपर्स के लिए हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, उसका एक अच्छा सा तैयारी करवा देंगे आपका। तो ये तो सिलेबस में लिखवा रहा हूँ पेपर 1 के लिए, ठीक है, जिसमें से आपका पहले आएगा जियोमेट्री भी है। एंड ये सिलेबस में कहीं और से नहीं, बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था इधर ही कुछ 1-2 वीक पहले, मैं वहीं से ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो जियोमेट्री आया है आपका, जियोमेट्री आएगा, ठीक है। फिर आपको इसमें पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, जैसे सॉलिड्स अराउंड अस, अच्छा इसमें आप सोच रहे होंगे कि बस मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ, इसका हिंदी में ज्यामिति होता है। वैसे भी ये क्लास जो होने वाला है बाइलिंगुअल होने वाला है, तो आपको समझने में या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वैसे एक सिलेबस है जिसका कि ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखेंगे तो टाइम कहीं ना कहीं ज़्यादा लगेगा और इस पर उतना टाइम देने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। सॉलिड्स अराउंड अस है, फिर आपका है नंबर्स है, फिर आपका नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं संख्या, वैसे मैं लिख ही देता हूँ। देन फिर एडिशनल सब्ट्रैक्शन मतलब प्लस एंड माइनस है आपका, फिर आपका एक मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीज़न है, फिर आपका मेजरमेंट,
जिसको कि हिंदी में मापन बोलते हैं, ठीक है। फिर जो आपका है वेट, वॉल्यूम, टाइम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर इसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर आपका एक मनी, एंड ये सब आपको देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत छोटा, ठीक है। बहुत ही आपका एक दिन में 2-3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये कुछ बड़ा नहीं है। उसके बाद इन सब के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ। पहले मैं एक बार पूरा सिलेबस लिख देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझा दूँगा कि क्या क्या पढ़ना है। फिर आपका आएगा फिर नंबर सिस्टम, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद ये सब बड़ा बड़ा है, ठीक है। नेगेटिव नंबर, इंटीजर, इसमें इसी नंबर सिस्टम में आपका आ जाता है नोइंग आवर नंबर है, प्लेइंग विथ नंबर है, होल नंबर है, जितना भी चीज़ है फ्रैक्शन वगैरह मैं सब इसी नंबर सिस्टम में पढ़ा दूंगा। देन फिर आपका एक अलजेब्रा आएगा, फिर आपका एक ज्योमेट्री आएगा, फिर ज्योमेट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें 2D एंड 3D दोनों शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, 2D एंड 3D। अब 2D क्या होता है, 2D अगर आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल जो होता है वो 2D होता है, एंड 3D आपका एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, ये क्यूब जो होता है वो आपका 3D होता है। तो इसमें 2D एंड 3D पढ़ेंगे। देन फिर सिमेट्री वगैरह पढ़ेंगे। और ये देखिए, ये जो है ना, ये मेनली आपका पेपर 2 में पूछा जाता है अच्छे से। हालांकि इसका कुछ तो पेपर 1 में भी आता है, लेकिन ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पेपर 2 का सिलेबस है, जिसको कि पेपर 1 में भी पूछा जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पेपर 1 में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी आपका सिलेबस में है, पेपर 1 के सिलेबस में है। फिर है आपका LCM एंड HCF, ये अगेन ये नंबर सिस्टम का ही है, जिसको कि एक अलग टॉपिक बना के आपके सिलेबस में दिया हुआ था, तो मैं इसको अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। LCM है, HCF है, फिर एवरेज है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद CINSI, और है आपका वही, बस इतना ही है लगभग, ठीक है। तो ये कुछ लगभग आपका सिलेबस है, जैसे मैं एक बार आपको सिलेबस एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे पेपर 1 का सिलेबस में अगर देखें तो ज्योमेट्री का जो बेसिक ज्योमेट्री होता है ना, वो पेपर 1 में आपका आएगा। फिर इसी ज्योमेट्री के अंदर ही आपका सॉलिड राउंडर्स, फिर नंबर्स, ये नंबर्स जो है यहाँ पे अब पेपर 1 में इसको नंबर्स करके दिया गया है, जबकि पेपर 2 में इसका नाम नंबर सिस्टम करके दिया गया है। अंतर क्या है, कोई अंतर कुछ खास अंतर नहीं होता है, बस इसमें थोड़ा सा पेपर 2 है तो इसमें डीप में पूछा जाएगा, और पेपर 1 में जो बेसिक लेवल पूछा जाता है वही पूछा जाएगा। हालांकि आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर आप पेपर 1 का या पेपर 2 का तैयारी करें, किसी का भी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में जो है ना, दोनों को ही रख के चलना है। आपको ऐसा अंतर नहीं करना है कि जैसे चलिए अगर मान लीजिए पेपर 2 का इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। और जो पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी हम लोग साथ साथ ही कराएंगे। हालांकि मैं ये एक आपको एश्योरेंस देना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपका जो है ना, इतने अच्छे से तैयारी कराया जाएगा कि आपको ये फील नहीं आएगा कि ये टफ़ है या ये इजी है या ये मेरे लिए ये नहीं है। मतलब अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप लगभग मान लो अगर अच्छे से जानते हो, कुछ अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, जितना भी हम लोग आपको DPP वगैरह देंगे उन सबको अगर अच्छे से सॉल्व करते हो ना, तो 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ये मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा आप अगर अंत तक हमारे साथ जुड़ के रहते हैं एग्ज़ाम तक, या फिर जहाँ तक हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होता है, तो अगर वहाँ तक जुड़ के रहते हैं तो आप लगभग 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, बिल्कुल आपसे कह लो कि प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। देन फिर ये आपका प्लस माइनस, जिसको कि एडिशन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीज़न है। अब आप लोग में से बहुत कोई सोच रहे होंगे कि भाई ये तो मुझे आता है, लेकिन नहीं है। जो आपको आता है ना, एग्ज़ाम में वैसा नहीं आता, थोड़ा सा आता वही चीज़ है, बस थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स करके पूछा जाता है। जब आप PYQ अगर लगाए होंगे या देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा, और अगर आपको आइडिया नहीं है PYQ वगैरह का तो हमारे साथ जुड़िए, और बिल्कुल आपके साथ PYQ भी डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि होता इजी ही है, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया जाता है,
जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, हालांकि आपको आता है पहले से। और उसके बाद फिर मेज़रमेंट है, वेट है, वॉल्यूम है, टाइम है, और डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न है, मनी है। इजी सिलेबस है, कुछ खास बड़ा बात नहीं है। अगर और इसमें क्या है ना, जेटेट बहुत दिन के बाद आ रहा है, तो कहीं जेटेट बहुत दिन के बाद आ रहा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया या फिर डर जैसे आपके मन अगर आ गया हो, तो वैसा कोई बात नहीं है। जैसे कि इस बार पहले तो जेटेट का सिलेबस थोड़ा सा टफ भी था, लेकिन इस बार जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे, अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया हो या फिर किसी भी टाइप ने, और जो कि मुझे उम्मीद है कि आप अगर टीचर बनने का तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही दिया ही होगा। तो अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम एक बार भी दिया है तो बस सिलेबस उन्हीं के जैसा है, बिल्कुल डिटो सिलेबस उसी के जैसा है। बस एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है जो कि है आपका लोकल लैंग्वेज का। लोकल लैंग्वेज को क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। बस ये एक एक्स्ट्रा सिलेबस है जो कि सीटेट और जेटेट में अंतर है, आप कह लो। मेनली जो अंतर बस इस लोकल लैंग्वेज का है, बाकी सिलेबस वगैरह सब कुछ डिटो सेम है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, करेंगे मस्ती से इसका तैयारी करेंगे। तो बाकी ये कुछ सिलेबस रहा, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो ये बस मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि पढ़ना क्या क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं मैथ्स का, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। एक सेकंड, मैंने क्लास स्टार्ट तो किया था ना, मैं चेक कर लेता हूँ, पता चला। स्टार्ट तो है। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसी में नंबर सिस्टम। जिसको कि हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब हम लोग स्टार्ट यहीं से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है मैंने आपको दिखाया कि ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैथ्स जो है स्टार्ट ही होता है नंबर से। आपको ही पता है मैथ्स क्या है, मैथ है 1 2 3 4 यही सब है ना। मैथ नंबर से स्टार्ट होता है, और इसीलिए और नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ते कहाँ हैं, नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने आज सबसे पहला टॉपिक, और लगभग जितने भी टीचर्स हैं जहाँ भी आप पढ़ते होंगे आपको पता होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है, नंबर सिस्टम स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और इसीलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में भी क्या, तो अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपको टेबल, हालांकि बहुत किसी को, क्योंकि मैं आज इतना दिन हुआ है पढ़ाते पढ़ाते ना, तो मुझे आइडिया है कि स्टूडेंट्स को, यानी ज़्यादातर जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट जो भी किसी चीज़ का तैयारी कर रहे होते हैं, उनको टेबल याद नहीं होता है। तो एटलीस्ट 20 तक टेबल, और 150 तक स्क्वायर, और 130 तक क्यूब रूट, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आप याद कर सकें, या फिर जितना जल्दी याद हो सके आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग गुणनखंड, जिसको फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर हिंदी में गुणनखंड, ठीक है। अब फैक्टर या गुणनखंड होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि टेबल याद करना है। टेबल में अगर आप देखिएगा तो 5 × 2, 5 2 कितना होता है 10, क्लियर है सबको। 5 2 10 होता है। अब अगर मैं पूछूं कि इस 10 का फैक्टर, 10 का गुणनखंड क्या है, तो यहाँ पे 5 और 2 ये दोनों ही 10 का गुणनखंड है, 10 का फैक्टर है, ठीक है। बस इतना ही सिंपल होता है फैक्टर। तो क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है? बिल्कुल नहीं भाई, ये तो सबको पता है। ये तो आप अगर मान लीजिए 1 और 2 का स्टूडेंट से पूछेंगे ना, तो उसको ही पता होता है कि 5 2 10 होता है। तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं वो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपका क्या है, 10 का फैक्टर अगर पूछ ले कि 10 का फैक्टर क्या है, तो 5 10 का फैक्टर है, तो आप बोलोगे हाँ 5 10 का फैक्टर है। क्या 10 का फैक्टर 2 है, तो हाँ 10 का फैक्टर 2 है। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है आपका एग्ज़ाम में नंबर ऑफ फैक्टर से। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्वेश्चन कैसे आता है, नंबर ऑफ फैक्टर से आता है। कि मतलब इस अगर कोई एक बड़ा सा नंबर दे देगा, ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको दे दिया 1000, ठीक है। अब पूछेगा इसका कि बताओ इसमें कितना गुणनखंड है, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं निकालने का सिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या, मैं लिख देता हूँ हिंदी में
गुणनखंडों की संख्या, ये गुणनखंडों की संख्या निकालते कैसे हैं? नॉर्मली मैं एक आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसका फार्मूला कैसे होता है। हालांकि मैं जितना भी चीज़ पढ़ाऊँगा ना उसमें आपको फार्मूला रटने का कोई कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि ये फार्मूला इसको रटते हैं, वैसा कुछ नहीं। मैं आपको समझा दूंगा, जिसके बाद आपको फार्मूला बताऊंगा। तो आई थिंक अगर आप फार्मूला नहीं भी पढ़ते हो या फार्मूला याद नहीं भी रहता है ना, तो वो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। हालांकि फार्मूला भी बताना चाहिए, क्योंकि अगर जिन फार्मूला लगाने से होता क्या है ना, हम लोग जल्दी उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता यही है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर कितने जल्दी दे सकते हैं। हालांकि दे तो कोई भी देगा, कोई भी इस चीज़ का इसका आंसर निकालेगा, लेकिन आप जल्दी से निकाल पाएंगे तभी आप आगे जा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका निकालते हैं। अच्छा, इसमें से जब इसका प्राइम फैक्टर है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। मैं अभी जो करने वाला हूँ प्राइम फैक्टर, या इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आप सब में से इस प्राइम नंबर से बहुत कोई वाकिफ़ होंगे, ठीक है। जो नहीं जानते कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या को। मैं क्या ही लिखूँ, इसे बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूँ कि एक प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका ओनली केवल 2 फैक्टर हो। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। इसका क्या मतलब है? मतलब कोई भी एक नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से कटता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 5 का बात करूं, तो 5 का फैक्टर क्या क्या होगा? 5 किस किस से कटता है? 1 से कटता है और 5 से कटता है, और कोई भी जो है इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये 5 क्या हुआ? एक अभाज्य संख्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। उसी तरीके से अगर 2 देखा जाए, इसका भी 1 और 2 ही होता है। 3 देखा जाए तो 1 और 3 ही होता है। व्हाट अबाउट 4? 4 अगर देखा जाए तो 4 का क्या होता है? 1 होता है, 4 होता है, और 4 जो है 2 से भी कटता है, 2 के डबल में भी आता है। तो इसका देखो 3 हो गया, 3 फैक्टर हुआ ना। इसका 3 फैक्टर हुआ तो क्या ये प्राइम नंबर हुआ? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, ये आपका प्राइम नंबर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी चीज़ लिखते हैं ना, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे इधर इधर इधर, वो सब प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर देखा जाए तो वो 2 होता है, और 2 से कट भी रहा है। 2 से कटता कैसे है? हालांकि ये मैं डिविजिबिलिटी रूल बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हुआ। फिर ये 2 को 0 लिख देंगे। फिर आपका यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर कैरी 1, 2 2 जा 4, कैरी 1, 1 आगे चला गया, 10 हो गया। 2 5 जा 10 और फिर ये 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 4 में यहाँ 5 था तो 5 में से 4 हुआ तो 1 बचा, फिर 1 आगे चला गया 10, 2 5 जा 10। क्या अब ये 2 से कटेगा? नहीं। अब 2 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 2 से कोई नंबर तब तक ही कटेगा जब उसके लास्ट में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, तभी वो नंबर 2 से कटता है। 2 से कौन कौन सा नंबर कटेगा? जब जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या 8 हो, तब वो नंबर आपका 2 से कटता है। हालांकि यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो 5 तो इन में से नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये अब 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 नहीं डाल सकते, समझे? तो यहाँ पे अब 2 नहीं डालेंगे, तो अब क्या डालेंगे? अब ये नंबर लास्ट में 5 है ना, आप यहाँ देखो लास्ट डिजिट कितना है? 5 है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो ना, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, तो वो 5 से आपका कट जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, अभी तो मैं ये फैक्टर्स पढ़ा रहा हूँ ना। हालांकि जब मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊँगा, विभाज्यता का नियम पढ़ाऊँगा, तब ये सब भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना। जिसको नहीं आता है तो बस मैं ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको जिसको डिवाइड भी अगर बहुत कोई भूल गए होंगे तो मैं बता देता हूँ डिवाइड कैसे होता है, ठीक है। 5 से डिवाइड किए तो 5 2 जा 10,
एंड आई थिंक जिसको आ रहा होगा ना वो थोड़ा सा उसको लग रहा होगा ये क्या बता रहे हो, टाइम पास करो। भाई ये ठीक है, आपको आता है तो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो इसमें जैसे कि आपको पता है JTET बहुत दिन के बाद आ रहा है, लगभग 10 12 13 साल के बाद आ रहा है, तो बहुत कोई भूल गए होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक्स को कवर कर रहा हूँ। हालांकि इसके बाद जब एक बार ये सारे बेसिक्स मुझे क्लियर हो जाएंगे, मैं आप लोग को बता दूंगा, तो उसके बाद हम लोग अपना रफ्तार बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो इसलिए। अच्छा ये कैमरा पे मक्खी बैठ गया है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा इसको बेसिक से ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो अरे यार आई होप आपको दिख रहा है। एक से मैं चेक कर लेता हूँ लाइट कर क्या, थोड़ा सा देखो भाई नया है बेसिक, और बैकग्राउंड हम लोगों का जो है एक समझ रहे हो, क्योंकि ये कोचिंग है, ठीक है। और अभी लाइट कर गया है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो ज़रूर हम लोग कुछ बेटर करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने चेक कर लिया है एंड अभी भी अच्छा से आ रहा है वीडियो वगैरह, क्योंकि दिन का टाइम है तो मुझे लग रहा था कि लाइट कर गया ना तो कहीं ना कहीं अगर ये क्या पता विजिबल ना हो रहा हो। हालांकि मैंने चेक किया जो कि विजिबल है तो अच्छी बात है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 2 10 होता है तो 10 लिखेंगे। फिर होता क्या है, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस किए, 2 में 0 गया तो 2, और 1 में 1 माइनस हुआ तो कट गया, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप नीचे उतरता है, तो ये 5 यहाँ पर उतरा, अब हो गया 25, और 5 के टेबल में 5 टाइम में 25 आता है, 5 5 25, तो यहाँ 5 लिखें और यहाँ हो गया आपका 25। फिर माइनस करेंगे एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 5 में 5 कैंसिल आउट हुआ एंड 2 में 2 कैंसिल आउट हुआ, तो मेरा 25 आया। तो यहाँ पे हो गया आपका 25, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 को डिवाइड किया, क्योंकि लास्ट में अगेन 5 आया है, तो कि मैंने क्या बताया कि लास्ट में अगर 5 आता है तो 5 से कट जाएगा, और तो यहाँ 5 5 25 हुआ फिर ये 5 ये 1 आ गया। तो ये कुछ हमारा 1000 का प्राइम फैक्टर, ये क्या है आपका, ये प्राइम फैक्टर है 1000 का, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो लिखना कैसे। अब नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हम लोग भूलना नहीं है, ये हम लोग क्यों कर रहे थे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना था, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या निकालना था। तो निकालते कैसे हैं, यहाँ पे देखो 2 2 2, तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 3। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अच्छा ये मैंने लिखा कैसे, वो एक चीज़ में बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 पे पावर 3 यानी 2 पे पावर क्यूब क्यों हुआ, 2 क्यूब क्यों हुआ। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये जुड़ जाता है, ठीक है। एक फार्मूला होता है, चलो मैं इतना ज़्यादा फार्मूला क्या ये बताऊँ, ऐसे याद रखना कि ये पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये 2 2 2 बेस इसका 2 था, पावर 1 या क्या हो गया यहाँ पे 1 + 1 यानी 2 पे क्यूब ऐसे हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये 2 3 बार आया तो 2 पे पावर 3 लिख दिए। देन फिर आपका 5 कितने बार आया है, 5 भी 3 बार आया है। क्या और भी कोई नंबर आया है, नहीं आया है, और कोई नंबर नहीं आया है, ठीक है। अब हमको चाहिए, ये तो हो गया आपका। इसके बाद आपको ध्यान में आता है यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। इसका नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पावर है ना, इस पावर को पकड़िए और इसमें से एक जोड़ देना है, इस पावर में से 1 प्लस करना है, ठीक है। इस पावर में क्या करना है, 1 प्लस करना है, इसमें 1 प्लस किए, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में भर दो। क्या करना है, इस पावर में 1 प्लस करना है, उसके बाद ब्रैकेट में लग देना है, ठीक है। फिर अगला पावर भी 3 है, इसको भी लिखना है, और जितना भी पावर रहेगा ना उसमें एक जोड़ देना है, ठीक है। अगर x पावर रहा तो x + 1, y पावर रहा तो y + 1, 10 पावर रहा तो 10 + 1 11, 12 पावर रहा 12 + 1 13, ऐसे करके, मतलब आपको एक बढ़ा देना है, ठीक है। तो 3 + 1, और इसके बाद इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वैसे भी आपको पता होगा कि ब्रैकेट रहता है बीच में तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ऐसे कुछ हुआ। देन फिर आपको सॉल्व करते हैं इसको, 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 3 + 1 4 16। तो 1000 का नंबर ऑफ़ फैक्टर, 1000 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 16 है। इस तरीके से आंसर निकालते हैं, ठीक है। कोई अगर पूछे कि 1000 का अगर क्वेश्चन में रहे आपका कि 1000 का आपका गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 16 है। चलिए और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो मैंने एक बताया, अब चलिए फिर से देख लेते हैं। हाँ ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और अगर आपको क्लियर है
तो भाई अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि भाई नया चैनल है तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो अच्छी बात है। और जितना आप लोग सपोर्ट दिखाओगे उतना ही हम लोग और बेटर से बेटर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लाइक करते हो तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा है इसमें, लेकिन वो हमें अच्छा लगता है और एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो कुछ और अच्छा करने का, अपना बेस्ट देने का हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मक्खी बार बार यहीं पर क्यों बैठ जा रहा है भाई, कैमरे पर बैठ जा रहा है ये। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन लिख देता हूँ थोड़ा सा। एक है आपका 80, फिर दूसरा है आपका 150, फिर 540। चलो इतना ट्राई करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं। अब 80 का क्या होगा, अगेन वही करना क्या है, आपको बस प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, यहाँ पे अभाज्य नंबर लिखते हैं, इस जगह जो लिखते हैं वो अभाज्य नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अभाज्य नंबर कौन कौन सा होगा। अब क्योंकि ये देखो लास्ट में 0 है तो ये कट सकता है 5 से भी, कट सकता है 2 से भी, लेकिन बेस्ट क्या रहता है ना कि यहाँ पे छोटा नंबर को लिखना बेस्ट रहता है। ठीक है, तो पहले 2 लिखते हैं। ठीक है, हालांकि 5 भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट छोटा नंबर लिखना अच्छा रहता है, तो इसलिए 2 लिखे हैं। ठीक है, फिर 2 4 जा 8 एंड 0, फिर 2 2 2 जा 4 0, फिर 2 2 1 जा 2 0। अब देखो फिर 2 फिर 5, इतना आ गया। अब तो ये 5 तो यहाँ पे, या तो 5 यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो। क्लियर, फिर मैं इसका बता देता हूँ फटाफट। 2 आपका आ जाएगा 75, फिर 5 15, फिर 5 3। ये तो आपको आता है, देखो 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 75 × 2 150, फिर से इसको अगर यहाँ से भाग देंगे तो 5 1 जा 5, फिर 2 कैरी रहा, 2 और 5 25 हुआ, तो 5 5 जा 25, फिर 5 3 या 15। आई थिंक ये आता है आपको। ठीक है, मैंने एक बार बहुत अच्छे से, बहुत बच्चा की तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई थिंक आपको ये अब आ गया है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो एक 540 का अगेन। चलिए इसका भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 कैरी 14, 2 7 जा 14 और 2 0 0। ठीक है, फिर 2 से 2 1 जा 2 और 35 2 जा 70 होता है, तो 35। और लास्ट में 5 आ गया तो 5 से कट जाएगा, तो 5 लिख दिए। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। फिर आपका अब तो 5 से भी नहीं कट रहा, क्योंकि 5 से कटने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 5 और 0 चाहिए, जो कि नहीं है। तो अब ये किससे कटेगा, आपको अगर याद हो तो ये 27 है। 27 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। तो क्या यहाँ पे 9 लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 9 में प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 9 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। ठीक है, अरे यार ये बार बार मक्खी वहीं पे क्यों जाके बैठ जा रहा है, इसको मुझे साफ़ करना होगा, या फिर कुछ तो लगा हुआ होगा इसीलिए बार बार बैठ रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा 2 मिनट। ठीक है, तो हो गया। अब निकालते हैं नंबर ऑफ गुणनखंड। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया है, पहले 2 लिखो, 2 है ना, 2 लिखे, कितना बार आया, 1 2 3, तो यहाँ पे पावर में 3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। 5 कितनी बार आया है, एक बार, क्योंकि 5 से एक ही बार आया तो 5 पे 1। अब मैंने क्या बताया था, जितना भी आया आपका पावर जितना भी आए उसको क्या करना है, पावर जितना भी आए उसको 1 बढ़ा देना है। ठीक है, तो इसमें 1 बढ़ाते हैं,
तो 3 है तो 3 में 1 बढ़ा दिए तो 3 + 1 हो गया। 5 है, सॉरी 5 नहीं 1 है, 1 में 1 बढ़ा दिए तो 1 + 1 2 हो गया। तो 3 + 1 4, 1 + 1 2, 4 2 8, ये आपका आंसर हुआ। 80 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है? 8 है। इसका निकालते हैं। 2 पे पावर कितना, 2 कितना बार आया है? 1 बार, तो 1 लिखे। फिर 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 5 पे पावर 2 लिखे। 3 कितना बार आया है? 1 बार, तो 3 पे पावर 1 लिखे। ठीक है, अब क्या किए, इसको 1 बढ़ा दिए, 1 + 1, फिर ये 2 है, 2 + 1, फिर ये 1 है, 1 + 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 + 1 2। इसके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा। इसके बीच में क्या होगा? गुना होगा। 2 3 या 6, 6 2 जा, सॉरी 2 3 या 6, 6 2 जा 12, 12 इसका आंसर हुआ। इसका चेक करते हैं। 2 है कितनी बार? 2 बार, 2 लिखे। 5 है फिर कितना बार? 1 बार, 1 लिखे। फिर 3 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 लिखे। ठीक है, अब क्या करेंगे? वही सेम करना है, पावर जितना भी रहेगा उसमें से 1 बढ़ा देना है। तो 2 है तो 2 में 1 बढ़ा दिए, 3 हो गया। 1 है, 1 में 1 प्लस कर दिए। फिर 3 है तो 3 में 1 प्लस कर दिए। तो 2 + 1 3, 1 + 1 2 और 3 + 1 4। तो 3 × 2 6, 6 4 जा 24, इसका आंसर 24 हो गया। ठीक, ये हुआ आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर? अब इसी में मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स। ठीक है, मतलब सम संख्याओं का गुणनफल, सॉरी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स, रुको मैं एक बार हिंदी भूल गया इसका। नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स का मैं बता देता हूँ, सम गुणनखंड। हाँ, इसको सम गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, अब एक मैं नया ही लगा देता हूँ। नया क्या लगाऊंगा मैं, इसी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सम गुणनखंड। ठीक है, अब इसमें और सम गुणनखंड में अंतर क्या है? देखो, आपने पढ़ा होगा इवेंट नंबर, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जो 2 से कटता हो। और 2 से कौन कौन कटता है? 2 से कटता है आपका 0 जिसके लास्ट में हो, जिसके लास्ट में 2 हो, जिसके लास्ट में 4 हो, जिसके लास्ट में 6 हो, जिसके लास्ट में 8 हो। ये सब आपका क्या है? सम संख्या होता है। जैसे कि अगर पूछे 10 क्या सम संख्या है, तो हाँ है, क्यों? लास्ट में 0 है। क्या आपका 12 है? हाँ है, क्यों? लास्ट में 2 है। तो क्या 13 है? नहीं है, 13 आपका सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि सम संख्या क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं सम गुणनखंड। अब नॉर्मल अगर गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंड में अंतर क्या होता है? कुछ नहीं, बस आपको करना क्या है ना, ध्यान रखना है कि सम संख्या का जो है, आप गौर से सुनना। ठीक है, सम गुणनखंड में क्या करना होता है, जो सम संख्या होता है ना, सम संख्या पे जो पावर है, फॉर एग्जांपल ये क्या 2 सम संख्या है ना, है कि नहीं? 2 एक सम संख्या है, 2 एक इवेंट नंबर है। तो इस पे जो पावर है ना, इसको बढ़ाना नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जितना ही पावर आता है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ना। लेकिन जो सम संख्या रहेगा और सम गुणनखंड अगर निकालना हो, तो सम गुणनखंड में सम संख्या का जो पावर है, ध्यान से सुनो, सम गुणनखंड अगर निकालना रहे, क्वेश्चन पूछे सम गुणनखंड, तो उसमें क्या करना है, जो सम संख्या रहेगा ना, उसका पावर इंक्रीज नहीं करना है। पावर जितना है उतना ही लिख देना है। मान लो इसी क्वेश्चन का अगर सम गुणनखंड पूछा होता, मैं लिखता हूँ यहाँ, इसी क्वेश्चन का अगर सम गुणनखंड पूछा होता तो क्या करते पता है? इसी क्वेश्चन का अगर सम गुणनखंड पूछा होता तो 2 पे पावर कितना है? 2 पे पावर, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो। मान लो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन आपका पुराना ही है, लेकिन इस बार क्या पूछा वो, इसमें देखो नॉर्मल हम लोग क्या निकाले थे, गुणनखंडों की संख्या, लेकिन अब पूछ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है ना, ये आपका 2 है, कितनी बार आया है? 2 पे पावर 2 लिख देंगे, 5 पे पावर 1 लिख देंगे, 3 पे पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर? 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, 3 पे पावर 3। अब नॉर्मली अगर हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालना होता तो हम लोग क्या करते, इसमें से 2 + 1 करते, 5 पे पावर 1 है तो 1 + 1 कर रहे होते और 3 + 1 कर रहे होते, ऐसा नॉर्मल करते हैं। लेकिन क्यों ये सम गुणनखंड है, तो ये देखो ये क्या है आपका, ये आपका सम संख्या है। इवेंट फैक्टर अगर निकालना है तो ये आपका क्या है, इवेंट नंबर है। तो इवेंट नंबर को छोड़ के अगर इवेंट नंबर है ना, तो उस पर आपको +1 नहीं करना है। समझ में आया? बाकी सब वैसा ही रहेगा, ये सब एज इट इज़ रहेगा।
क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ये है आपका ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या वैसा ही रहेगा। बाकी जो सम संख्या है ना, बस सम संख्या में जो पावर हम लोग एक एक्स्ट्रा कर रहे थे वो नहीं करना है। क्लियर? तो ये बस नॉर्मली हो जाएगा 2 × 2 × 3। ये आपका 2 है, ये आपका 3 नहीं 4। ठीक है, तो 2 × 2 4 × 4 16, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर? ऐसा रहेगा। इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखो, अगर इसी में सम संख्या अगर पूछा जाए, सम गुणनखंड पूछा जाए, तो ये क्या आपका सम संख्या है। तो बेसिकली पूछना, अगर सम संख्या रहेगा ना, सम गुणनखंड पूछे तो सम संख्या पे पावर हम लोग इंक्रीज करें ना, वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये पावर 2 नहीं होके 1 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 1 है ना, तो इसका 1 ही रहेगा। ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। ये 1 है तो 1 + 1 2। तो क्या हो जाएगा, 1 × 3 3, 3 × 2 6 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला तो मैंने बताया नहीं बताया। अगर इसका पूछा जाए सम गुणनखंड तो क्या होगा, 3 है ना, 2 सम संख्या है तो 3 का 3 लिख देंगे। 5 विषम संख्या है जिसमें पावर बढ़ा देंगे, 1 + 1 2, तो आपका हो जाएगा 6। बस इतना ही सिंपल है सम गुणनखंड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। सम गुणनखंड हो गया। और एक चलिए सम पढ़ लिया, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक विषम गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक विषम गुणनखंड, वो भी है आपका इसी में बता देता हूँ। इसमें बताता हूँ क्या ही सारा लिखूँ। चलो, विषम गुणनखंड यही है ना, तो की पावर। चलो अब क्या करना है हमको, 540 का विषम गुणनखंड निकालना है। विषम गुणनखंड। अब 540 का अगर विषम गुणनखंड निकालना है तो नॉर्मली जो प्रोसेस वो तो यही रहेगा। बस पावर चेंज प्रोसेस कहाँ होता है पता है, पावर में। बाकी सब तो यही रहेगा। तो 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, 3 पे पावर 3 हो गया। तो जब विषम गुणनखंड निकालना हो, ना, तब बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सम नंबर पे पावर जो रहेगा ना, उसको लेना ही नहीं है। सम नंबर पे यानी सम संख्या पे जो पावर रहेगा ना, मतलब सम संख्या को कम्प्लीटली इग्नोर मार देना है। बस सिंपल सा बात है। विषम गुणनखंड में विषम संख्या में सम संख्या को इग्नोर मार देना है। विषम गुणनखंड जब भी पूछे तो क्या करना है, सम संख्या जहाँ भी रहेगा ना उसको इग्नोर मार देना है। तो ये क्या 2 सम संख्या है ना, तो इसको इग्नोर मारो, हटाओ। मान लो ऐसे कि ये है ही नहीं। ठीक है, अब ये मान लो ऐसा कि ये वाला है ही नहीं। ठीक है, सिंपली। तो अब क्या होगा, 1 पे पावर 1, 1 + 1 3 + 1, यानी 2 × 4 8। बस ऐसे ही, इसका पावर लेना ही नहीं है आपको। सम संख्या अगर विषम गुणनखंड का पूछे तो जो सम संख्या होता है ना, सम गुणनखंड जो होता है उसको इग्नोर कर देना है, सम संख्या को हटा देना है। यहाँ पे भी अगर विषम संख्या पूछे, विषम गुणनखंड पूछे तो ये वाला को भूल जाना है, क्योंकि 2 क्या है, सम संख्या है। इसमें भी अगर आपको विषम गुणनखंड पूछे तो ये 2 सम संख्या है, 2 विषम संख्या है, इसको इग्नोर कर देना है। तो आपका इसका डायरेक्ट क्या आंसर होगा, 1 में एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे 1, यानी 2। इसका आंसर अगर 80 का पूछ ले विषम गुणनखंड कितना है, 80 का विषम गुणनखंड अगर पूछ ले तो आंसर विल बी ओनली 2। क्यों? क्योंकि ये वाला हट जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने एक छोटा सा क्लास किया जिसमें कि मैंने आपको आपका सिलेबस बताया कि कैसे कैसे क्या क्या सिलेबस रहेगा मैथ्स का, एंड फिर एक छोटा सा मैंने अपने पढ़ाने का तरीका दिखाया कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। एंड आई थिंक आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो भाई लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, और डू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो भी जेटेट का तैयारी कर रहे हो या सीटेट का तैयारी करने वाले हो, उनके साथ शेयर कर देना एंड बोलना भाई कि नया चैनल सपोर्ट करो एंड अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।